या किसी पुरानी यूएसबी केबल के सिरे पर वो जो एक छोटा सा मोटा सा गोल सिलेंडर लगा होता है, उस पर कभी ध्यान दिए? उस पर कोई बटन नहीं होता, कोई लाइट नहीं जलती, मतलब कुछ भी नहीं। तो सवाल ये है कि वो है किस लिए? क्या वो बस केबल को थोड़ा और भारी दिखाने का कोई तरीका है? हाँ हाँ, नहीं, भारी दिखाने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। आज हम इसी छोटे से लेकिन बहुत ज़रूरी हिस्से के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये असल में क्या चीज़ है, ये काम कैसे करती है और क्यों इसके बिना हमारी आज की डिजिटल दुनिया शायद ठीक से चल ही नहीं पाती। हम एक ऐसी अदृश्य लड़ाई की कहानी में उतरेंगे जो हर पल हमारे तारों के अंदर लड़ी जा रही है। बिल्कुल। आज की हमारी ये पूरी बातचीत केबल्स के अंदर चल रहे एक अनदेखे युद्ध को समझने के बारे में ही है। एक तरफ है हमारा जरूरी डेटा और पावर, और दूसरी तरफ है एक अदृश्य दुश्मन जो हर पल उसे खराब करने की कोशिश में लगा रहता है। और उस सिलेंडर के अंदर बैठा है एक गुमनाम हीरो जो इस लड़ाई में हमारे सिग्नल को बचाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अदृश्य दुश्मन से। ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। असल में ये दुश्मन है क्या और ये आधा कहाँ से है? इस दुश्मन का टेक्निकल नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, या शॉर्ट में EMI। इसे आप इलेक्ट्रॉनिक शोर या सिग्नल का कचरा भी कह सकती हैं। देखिए, जब भी किसी तार में बिजली दौड़ती है तो वो अपने चारों तरफ एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब कल्पना कीजिए कि एक ही जगह पर वाईफाई राउटर, ब्लूटूथ स्पीकर, फोन, लैपटॉप, माइक्रोवेव सब एक साथ चल रहे हैं। हाँ, जैसा कि हमारे घरों में होता ही है। बिल्कुल, हर डिवाइस अपनी तरंगे छोड़ रहा है और ये सारी तरंगे हवा में एक दूसरे से टकराती हैं, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्मॉग बनाती हैं। यही EMI है। EMI सुनने में तो एक बहुत टेक्निकल शब्द लगता है। क्या इसका असर हमारे रोजमर्रा की चीजों पर भी पड़ता है? मतलब क्या ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम शायद रोज देखते हैं पर समझ नहीं पाते? अरे बिल्कुल, इसकी उदाहरण हर जगह है। मुझे याद है पुराने दिनों में जब CRT मॉनिटर के पास कोई फोन बजता था तो स्क्रीन कैसे अजीब तरह से कांपने लगती थी। वो क्लासिक EMI का असर था। हाँ, मुझे याद है। या फिर अगर आप कभी पुरानी कार का रेडियो सुनते हुए बिजली के खंभों के नीचे से गुजरे हो तो वो जो कर कर की आवाज आती है, वो भी EMI है। अच्छा। जी, वो भी EMI है। और आज के जमाने में आज भी होता है। कभी कभी वाईफाई बिना किसी वजह के बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, बहुत होता है। या आपके स्पीकर से एक धीमी हमिंग या सरसराहट की आवाज आती है जब कोई गाना नहीं चल रहा होता। हाँ, वो भी सुना है। या कंप्यूटर की स्क्रीन एक पल के लिए झिलमिला जाती है। ये सब अक्सर EMI की वजह से ही होता है। सबसे खराब हालत में तो ये आपकी किसी डिवाइस को पूरी तरह से हैंग भी कर सकता है। तो यहीं पर हमारे केबल पर लगे उस रहस्यमयी सिलेंडर की एंट्री होती है। वो इस EMI से लड़ने वाला हीरो है। तो इसका असली ऑफिशियल नाम क्या है और ये बना किस चीज से होता है? इसका ऑफिशियल नाम है फेराइट बीड, और इसका नाम ही बताता है कि ये किससे बना है। फेराइट एक खास तरह का सिरेमिक मटेरियल है जिसमें आयरन ऑक्साइड यानी लोहे का अंश मिलाया जाता है। अच्छा, लोहा, फेरस से फेराइट। बिल्कुल। तो ये लोहा और सिरेमिक का एक खास मिक्सचर है जिसमें अनोखे चुंबकीय गुण होते हैं, और यही चुंबकीय गुण इसके सुपर पावर का राज है। अच्छा, तो ये लोहा और सिरेमिक का एक मिक्सचर है। इसका मतलब ये एक तरह का चुंबक है। फिर ये एक बाउंसर की तरह काम कैसे करता है? ये थोड़ा समझाइए। ये कैसे तय करता है कि कौन सा सिग्नल अच्छा है और कौन सा बुरा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। ये एक आम चुंबक की तरह चीजों से चिपकता नहीं है। इसका काम फ्रीक्वेंसी पर आधारित है। इसे ऐसे समझिए, जो हमारा जरूरी डेटा या पावर का सिग्नल होता है वो कम फ्रीक्वेंसी पर, मतलब एक शांत और अनुशासित लहर की तरह चलता है। ठीक है। लेकिन जो EMI या इलेक्ट्रॉनिक शोर होता है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर होता है, यानी एक बहुत तेज, बेतरतीब और विनाशकारी लहर की तरह। ठीक है, एक शांत लहर और एक तूफानी लहर। बिल्कुल। फेराइट बीट का काम एक क्लब के स्मार्ट बाउंसर जैसा है। वो शांत अनुशासित लहर यानी हमारे डेटा को देखता है और कहता है आप अंदर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो उस तूफानी हाई फ्रीक्वेंसी वाली लहर मतलब EMI को आते देखता है, वो तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है और उसे रोक देता है। वो उस शोर को केबल के अंदर आगे जाने ही नहीं देता। कमाल है। लेकिन जब वो उस शोर वाली एनर्जी को रोकता है तो वो एनर्जी जाती कहाँ है? क्या वो केबल में कहीं अटक जाती है? नहीं, वो एनर्जी कहीं गायब नहीं होती। फेराइट बीड
उस अनचाही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को बहुत ही मामूली मात्रा में गर्मी में बदल देता है। अब इससे पहले कि कोई सोचे कि केबल गर्म हो जाएगा। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था। एक मिनट, गर्मी, तो क्या इसका मतलब ये बीड्स गर्म हो जाते हैं? क्या केबल के पिघलने या आग लगने का कोई खतरा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतनी कम गर्मी होती है कि आप उसे छूकर महसूस भी नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। वो बस उस इलेक्ट्रॉनिक कचरे को एक हानि रहित रूप में बदलकर सिस्टम से हटा देता है। तो ये एक फिल्टर भी है और एक कन्वर्टर भी। तो ये तो कमाल की चीज़ है। क्या इसका कोई डाउन साइड भी है, या ये हर जगह हर डिवाइस के लिए एक परफेक्ट हीरो है? ज्यादातर मामलों में ये एक शानदार हीरो है, लेकिन परफेक्ट एक बहुत बड़ा शब्द है। और कुछ लोग हैं, खासकर ऑडियो की दुनिया में, जो इसे हीरो नहीं बल्कि विलन मानते हैं। इस पर हम थोड़ी देर में जरूर आएंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प बहस है। अच्छा, ठीक है। तो केबल पर तो ये एक एंटीना की तरह काम करने से रोकता है, पर मैंने सुना है कि ये डिवाइसेस के अंदर भी होते हैं। वहां इनकी क्या जरूरत पड़ गई? वो तो एक बंद डिब्बे में होते हैं। बिल्कुल। दरअसल ये बाहर से ज्यादा अंदर पाए जाते हैं। किसी भी आधुनिक डिवाइस के मदरबोर्ड को अगर आप देखेंगे तो आपको चिप्स के पास बहुत छोटे छोटे काले रंग के चौकोर दाने जैसे पुर्जे दिखेंगे। वो भी फेराइट बीड्स ही हैं, बस उनका रूप अलग है। डिवाइस के अंदर इनके मुख्य तौर पर 2-3 बड़े काम होते हैं। अच्छा, जैसे कि? पहला और सबसे जरूरी काम है पावर को साफ करना। देखिए, जो प्रोसेसर या मेमोरी चिप्स होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। उन्हें काम करने के लिए बिल्कुल स्थिर और साफ बिजली चाहिए होती है। अगर पावर सप्लाई में जरा सा भी उतार चढ़ाव या इलेक्ट्रॉनिक शोर आ जाए तो वो हैंग हो सकते हैं या डेटा करप्ट कर सकते हैं। सही। तो ये छोटे छोटे फेराइट बीड्स प्रोसेसर तक पहुंचने वाली पावर लाइन पर एक आरओ फिल्टर की तरह काम करते हैं। ये बिजली में से सारे कचरे को हटाकर उस तक सिर्फ साफ पावर पहुंचने देते हैं। आपके प्ले स्टेशन, गेमिंग पीसी या लैपटॉप के अंदर ये भरे पड़े हैं। वाह, ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी रेस कार में सिर्फ सबसे साफ और हाई ऑक्टेन वाला पेट्रोल ही डाला जाए। एकदम सही मिसाल है। और इनका दूसरा काम है अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से बचाना। एक मदरबोर्ड पर दर्जनों हिस्से एक साथ काम कर रहे होते हैं। एक हिस्से से निकलने वाला हल्का सा शोर भी दूसरे हिस्से के काम में दखल दे सकता है। तो ये बीड्स उन हिस्सों के बीच एक दीवार की तरह काम करते हैं ताकि सब अपना अपना काम शांति से कर सकें। और तीसरा काम? और तीसरा काम, जो हमने पहले भी बात की, ये केबल को एक एंटीना बनकर बाहर से शोर अंदर लाने या अंदर का शोर बाहर फेंकने से रोकते हैं। तो ये छोटे काले सिलेंडर सिर्फ केबल पर ही नहीं बल्कि हमारे लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर एक शांत सेना की तरह काम कर रहे हैं। एक शांत और बिना पावर के चलने वाली सेना। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इन्हें काम करने के लिए अलग से कोई पावर नहीं चाहिए। ये बस वहां मौजूद रहते हैं और चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, अब उस बात पर वापस आते हैं जिसका आपने जिक्र किया था। आपने कहा था कि कुछ लोग इस हीरो को विलन मानते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। एक चीज जो शोर हटा रही है वो बुरी कैसे हो सकती है? यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसके लिए हमें हाई एंड ऑडियो की दुनिया में चलना होगा। ये वो लोग हैं जो हजारों लाखों रुपए के एम्पलीफायर्स, स्पीकर्स और केबल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें सबसे शुद्ध, सबसे असली आवाज सुनने को मिले। उनके लिए सबसे जरूरी चीज है सिग्नल की पवित्रता या सिग्नल प्योरिटी। और फेराइट बीड सिग्नल के रास्ते में एक तरह का स्पीड ब्रेकर या इम्पीडेंस डाल देता है ना? बिल्कुल, आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, इम्पीडेंस। ये सिर्फ रुकावट नहीं बल्कि खास तौर पर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एक रुकावट है। अब ऑडियो के शौकीनों जैसे PS ऑडियो के पॉल मैकगोवन का तर्क ये है कि एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए ऑडियो सिस्टम में शोर होना ही नहीं चाहिए। और अगर आप उस सिस्टम में एक फेराइट बीड लगाते हैं तो आप सिग्नल के रास्ते में एक गैर जरूरी स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं। लेकिन अगर वो स्पीड ब्रेकर सिर्फ शोर को रोक रहा है तो दिक्कत क्या है? इससे तो आवाज और साफ होनी चाहिए। यही तो बहस का मुद्दा है। उनका मानना है कि संगीत का सिग्नल भी बहुत जटिल होता है। उसमें बहुत सूक्ष्म हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल्स होती हैं जो आवाज को जीवंत और असली बनाती हैं। उनका आरोप है कि फेराइट बीड शोर को फिल्टर करते करते उन जरूरी सूक्ष्म डिटेल्स को भी थोड़ा दबा देता है। वो कहते हैं कि इससे आवाज की डायनामिक रेंज कम हो जाती है, जिससे संगीत थोड़ा बेजान या फ्लैट लगने लगता है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब जो चीज मेरे लैपटॉप को हैंग होने से बचा रही है
वही मेरे महंगे हेडफोन की आवाज को बेजान बना सकती है। ये तकनीक में ऐसा विरोधाभास क्यों है? क्योंकि यहाँ दो अलग अलग लक्ष्य हैं। आपके लैपटॉप के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है स्थिरता या स्टेबिलिटी। डेटा का एक भी बिट इधर-उधर हुआ तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो वहाँ शोर को हर हाल में रोकना है, भले ही सिग्नल में थोड़ी सी रुकावट आए। सही। लेकिन एक हाई एंड ऑडियो सिस्टम की प्राथमिकता है सटीकता या फिडेलिटी। उनका लक्ष्य है सिग्नल को स्रोत से स्पीकर तक बिना किसी बदलाव के 100% शुद्ध रूप में पहुंचाना। उनके लिए रास्ते में आया एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर भी एक समझौता है, जो संगीत की आत्मा को चोट पहुंचाता है। तो फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? ये अच्छा है या बुरा? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये इंजीनियरिंग में ट्रेड ऑफ का एक बेहतरीन उदाहरण है। जिस विशाल डिजिटल दुनिया में हम रहते हैं, जहां अरबों डिवाइस एक साथ काम कर रहे हैं, वहां फेराइट बीड एक गुमनाम हीरो है। ये वो शांत बिना पावर वाले पुर्जे हैं जो इन सभी उपकरणों को एक दूसरे के काम में दखल दिए बिना शांति से एक साथ रहने की इजाजत देते हैं। इनके बिना हमारी कनेक्टेड दुनिया में बहुत ज्यादा केओस या गड़बड़ होती। तो अगली बार जब कोई अपने चार्जर के केबल पर उस मोटे से हिस्से को देखे तो उसे याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ प्लास्टिक का एक टुकड़ा नहीं है, वो एक फेराइट बीड है, एक मूक संरक्षक जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए एक बाउंसर की तरह काम करता है और हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को अव्यवस्था में जाने से बचाता है। ये इस बात का एक शानदार सबूत है कि कैसे इंजीनियरिंग में अक्सर सबसे सरल, सबसे सस्ते और सबसे साधारण दिखने वाले समाधान ही सबसे बड़े काम करते हैं। इनके बिना हमारा ये वायरलेस और कनेक्टेड समाज शायद संभव ही नहीं हो पाता। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि और कितने ऐसे छोटे अनदेखे पुर्जे हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया को संभव बनाने के लिए इस वक्त चुपचाप काम कर रहे हैं, और कितने अदृश्य हीरो हमारी नजरों के ठीक सामने छिपे हुए हैं। अच्छा, चार्जर या लैपटॉप केबल पर वो छोटी सी गोल सी चीज तो देखी होगी, है ना? कभी दिमाग में आया कि आखिर ये करती क्या है? चलिए आज इसी छोटी सी चीज के पीछे छिपे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले मिलेंगे एक ऐसे दुश्मन से जो दिखता नहीं है, फिर हमारे इस मूक संरक्षक से पर्दा उठेगा। हम ये भी समझेंगे कि ये सिर्फ एक गांठ क्यों नहीं है, और हाँ, एक मजेदार बहस भी है इसके बारे में। और आखिर में जानेंगे कि ये हमारी डिजिटल दुनिया के लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द इनविजिबल एनिमी, यानी कि एक अदृश्य दुश्मन। ये बात है हवा में फैली उस उथल-पुथल की, उस केओस की जो हमारे गैजेट्स को परेशान करती है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, महसूस जरूर करते हैं। तो सवाल यही है, इस गांठ को देखकर कभी मन में ख्याल आया कि ये है क्या? इस पे ना कोई बटन है, ना कोई लाइट, मतलब ये पूरी तरह से बेजान सी लगती है। तो फिर इसका मकसद क्या है? इसे लगाया ही क्यों गया है? तो ये जो छोटी सी गांठ है ना, ये असल में एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रही होती है, और इस दुश्मन का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, या शॉर्ट में कहें तो EMI। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए, जैसे हवा में फैला हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो एक डिवाइस से निकलकर दूसरे डिवाइस के काम में टांग अड़ाता है। और हाँ, ये कोई किताबी बात नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी में होता है। कभी वाईफाई का सिग्नल अचानक गायब हो जाता है, या कंप्यूटर की स्क्रीन बिना किसी वजह के झिलमिलाने लगती है, स्पीकर से वो अजीब सी भिनभिनाने की आवाज आती है। ये सब अक्सर इसी EMI का ही कमाल होता है। तो अगली बार वाईफाई जाए तो हो सकता है कि ये कोई सॉफ्टवेयर गड़बड़ ना हो, बल्कि एक फिजिकल प्रॉब्लम हो। तो अब जब प्रॉब्लम का पता चल गया है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हमारे हीरो से भी मिल लेते हैं, हमारे मूक संरक्षक से। तो इस रहस्यमयी गांठ का जो ऑफिशियल नाम है वो है फेराइट बीड। अब ये फेराइट बीड होता क्या है? ये असल में एक खास तरह की सिरामिक मटेरियल जिसमें आयरन ऑक्साइड मिला होता है, उससे बनता है। और इसकी असली ताकत, इसकी सुपर पावर छिपी है इसकी अनोखी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। तो ये काम कैसे करता है, यहीं पर असली जादू है। सोचिए, ये एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर है। सबसे पहले ये अच्छे सिग्नल्स जैसे कि पावर या डेटा को आराम से गुजरने देता है। फिर ये बुरे हाई फ्रीक्वेंसी वाले शोर यानी EMI को पहचान लेता है। इसके बाद ये उस शोर को वहीं रोककर उसकी एनर्जी को सोख लेता है
और आखिर में उस फालतू एनर्जी को बस जरा सी नुकसान न पहुंचाने वाली गर्मी में बदल देता है। कितना सिंपल और कितना असरदार। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक क्लब के बाउंसर की मिसाल। देखिए, जैसे एक बाउंसर अच्छे कस्टमर्स को अंदर आने देता है, वैसे ही ये फेराइट बीड जरूरी डेटा और पावर को जाने देता है। बाउंसर की तरह ये भी EMI जैसे झमेला करने वालों को पहचान लेता है और उन्हें दरवाजे पर ही रोक देता है, डिवाइस के अंदर नहीं आने देता। नतीजा, क्लब के अंदर यानी डिवाइस के अंदर सब कुछ शांति से स्मूथली चलता रहता है। अब यहाँ एक और मजेदार बात है। केबल पर लगी ये गांठ जो हम देखते हैं ना, ये तो इस हीरो का सिर्फ एक रूप है। इसके और भी कई छिपे हुए रूप हैं। तो इसके 3 मेन मिशन होते हैं। पहला, केबल्स पर। ये केबल्स को एक एंटेना बनने से रोकता है जो EMI फैला भी सकता है और पकड़ भी सकता है। दूसरा, पावर फिल्टरिंग, मतलब ये हमारे डिवाइस के नाजुक चिप्स तक पहुंचने से पहले ही बिजली को साफ कर देता है। और तीसरा, सर्किट स्टेबिलिटी। ये सर्किट के कुछ हिस्सों को खुद ही वाइब्रेट करके इंटरफेरेंस पैदा करने से रोकता है। और यही वो हिस्सा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। फेराइट बीड्स असल में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हर जगह छिपे होते हैं। वो मदरबोर्ड पर लगे छोटे छोटे काले रंग के चिप्स जैसे दिखते हैं। तो अगली बार जब कोई सर्किट बोर्ड खुले हुए देखें तो उन छोटे काले दानों पर जरूर गौर कीजिएगा, वो भी फेराइट बीड्स ही हैं। अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है, क्योंकि एक दुनिया ऐसी भी है जहां इस फेराइट बीड को हीरो नहीं बल्कि विलेन समझा जाता है। ये कहना है PS ऑडियो के पॉल मैकगोवन का, जो हाई एंड ऑडियो इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं कि एक ऑडियो फाइल, मतलब जिसे बेहतरीन साउंड क्वालिटी की धुन हो, उसकी नज़र में फेराइट बीड एक विलेन हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? वजह यह है कि हाई एंड ऑडियो का सिर्फ एक ही मकसद होता है, सिग्नल की प्योरिटी। वो चाहते हैं कि सिग्नल में जरा सी भी रुकावट ना आए, और उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट, यहाँ तक कि एक फिल्टर भी एक रुकावट है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे जरूरी है स्टेबिलिटी, मतलब डिवाइस ठीक से काम करे। इसलिए फेराइट बीड वहाँ एक हीरो है। लेकिन हाई एंड ऑडियो में जहाँ प्योरिटी ही सब कुछ है, वो बीड एक रुकावट बन जाता है। मतलब सारा खेल जरूरत और नजरिए का है। तो चलिए इस खास बहस को एक तरफ रखकर वापस बड़ी तस्वीर पर आते हैं और समझते हैं कि हमारी डिजिटल दुनिया के लिए ये एक असली हीरो क्यों है। अरबों, जी हाँ, अरबों। ये उन डिवाइसेस की संख्या है जो एक दूसरे के काम में दखल दिए बिना शांति से काम करने के लिए इन्हीं छोटे छोटे कंपोनेंट्स पर निर्भर करते हैं। इसका स्केल वाकई हैरान करने वाला है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फेराइट बीड एक गुमनाम हीरो है। ये चुपचाप अपना काम करता है, इसे चलाने के लिए कोई पावर नहीं चाहिए, और इसके बिना हमारी आज की ये कनेक्टेड दुनिया शायद केओस में डूब जाती। यह स्टेबिलिटी का एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगली बार जब केबल पर वो गार्ड दिखेगी तो शायद उसे सिर्फ एक गांठ नहीं बल्कि एक गार्डियन की तरह देखा जाएगा। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि हमारी इस मॉडर्न दुनिया को चलाने के लिए और कौन कौन से ऐसे छोटे अनदेखे कंपोनेंट्स हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं।